वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो मैं जो इनसिल स्पेशल मॉक टेस्ट 1 लिया था, इसका मैं आज रिज़ल्ट और सॉल्यूशन बताऊंगा। तो रिज़ल्ट बहुत सारे बच्चों ने दे दिया, 244 मतलब 244 स्टूडेंट दे दिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं इधर 244 स्टूडेंट दे दिया, ठीक है। तो अगर पूरा डिस्कस करने जाएंगे रिज़ल्ट को बहुत देर लग जाएगा। तो ये वाला जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उधर से आप लोग डाउनलोड करके अपना अपना स्कोर देख सकते हैं। क्योंकि जो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए सभी का स्कोर इधर है। शायद मेरा हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स है 91। तो बहुत सारा स्टूडेंट का 80 से ऊपर मार्क्स है। जिसका 80 का ऊपर मार्क्स है उस स्टूडेंट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि 80% मतलब बहुत अच्छा, इतना भी इजी पेपर नहीं था कि 80% लाना बहुत इजी था। क्योंकि बहुत सारा बच्चा 80 से नीचे भी मार्क्स लाया। तो जो 70-60 मार्क्स लाया उन स्टूडेंट को मैं बोलूँगा टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है, अभी भी वक्त है, पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नॉन टेक्निकल में थोड़ा फोकस कीजिए और टेक्निकल को भी साथ साथ पढ़ते रहिए। तो रिजल्ट में 244 आप लोग पूरा देख सकते हैं, पूरा रिजल्ट है, ठीक है। इसमें 2 दिन से सिर्फ मैं टेस्ट किया और बाकी आप लोगों का रिजल्ट है। तो आज मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। 100 मार्क्स का क्वेश्चन ही टॉप लेवल का क्वेश्चन था। क्योंकि टेस्ट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। आज 100 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, इसीलिए पूरा क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं बना पाऊँगा। जितना हो सका आज मैं उतना ही बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। और वीडियो जो देख रहा है वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि मैथ का जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है मैं सॉल्यूशन बता दूँगा, थ्योरी का भी सॉल्यूशन बता दूँगा। तो प्लीज़ देखते रहना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो तुम लोग देख सकते हैं कि एनसीएल स्पेशल मॉक टेस्ट 1 टोटल 100 मार्क्स का था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पेपर प्रोवाइडेड विथ ड्रिल रेंजेस बिटवीन। जो मोस्ट पेपर ड्रिल में प्रोवाइड होता है तो कितना से कितना होता है। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है सबका, बहुत सारा स्टूडेंट गलत आंसर दिया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। टेपर का बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरा नोट से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बोला कि टेपर क्या होता है। टेपर इज ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर अलोंग इट्स लेंथ ऑफ ए जॉब। मतलब क्या बोल रहा है कि टेपर होता है लेंथ वाइज, एक जॉब है लेंथ वाइज डायमीटर को इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे इधर से डायमीटर शुरू हुआ तो इंक्रीज भी ऐसे हो सकता है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। इधर से स्टार्ट हुआ तो कभी कभी लेंथ पूरा है, ये इधर से इधर पूरा लेंथ है, तो डायमीटर में कभी कभी ये छोटा भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलता है टेपर, ठीक है। तो यूजेस क्या है, इजी असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ पार्ट को इजी हम लोग असेंबली कर सकते हैं और डिसअसेंबली भी कर सकते हैं। और गिव सेल्फ अलाइनमेंट इन द असेंबली। कोई भी एक सेल्फ अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में लाना, ठीक है। 2 पार्ट्स को एक लाइन में जब लाना है उसको सेल्फ अलाइनमेंट बोलता है। तो इजीली वो सेल्फ अलाइन हो जाता टेपर्ड का वजह से। ट्रांसमिटिंग ड्राइव इन द असेंबल पार्ट, जब कोई भी असेंबल पार्ट मतलब असेंबल कर देंगे, जैसे बोला इजी असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ पार्ट्स, असेंबली करने के बाद वो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। पावर को के मोशन को वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो 2 टाइप्स ऑफ टेपर होता है, जैसे हम लोग जानते हैं। एक होता है सेल्फ फोल्डिंग टेपर और सेल्फ रिलीजिंग टेपर। सेल्फ फोल्डिंग टेपर का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 3 डिग्री का, ऑलमोस्ट 3 डिग्री। और सेल्फ रिलीजिंग, तो सेल्फ होल्डिंग का बारे में अगर बात करेंगे, सेल्फ होल्डिंग हैज़ अ लेस टेपर एंगल, बहुत कम टेपर एंगल है, जैसे 3 डिग्री में बोला। दे आर यूज्ड फॉर, ये होगा दे आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड ड्राइविंग कटिंग टूल्स लाइक ड्रिल, रिमर्स ETC विदाउट एनी लॉकिंग डिवाइस। कोई भी लॉकिंग डिवाइस, लॉकिंग मतलब जो लॉक करता है, लॉकिंग डिवाइस छोड़ के इजीली
ये होल्ड कर लेता है, ए वाला टेपर इजीली होल्ड हो जाता है और काटिंग टूल को ड्राइव करता है, जैसे ड्रिल रिमार को ड्राइव करता है। मतलब इस कोई भी लॉकिंग डिवाइस नहीं रहता। जैसे ड्रिल चक में हम लोगों को चक्की से टाइट करना पड़ता है, लेकिन जो टेपर सैंक ड्रिल होता है वो हम लोग ऐसे ही ड्रिल को लेके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला है। तो द स्टैंडर्ड टेपर यूज्ड फॉर दिस, जो स्टैंडर्ड टेपर यूज होता है सेल्फ रिलीजिंग सेल्फ होल्डिंग टेपर में, वो होता है द मेट्रिक टेपर एंड द मोर्स टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर में दो टेपर आता है, मेट्रिक टेपर, मोर्स टेपर। तो आज मैं टुडे विल डिस्कस मोर्स टेपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोर्स टेपर। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेपर इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला टेपर मोर्स टेपर। तो ये सेल्फ होल्डिंग टेपर है। द टेपर इज यूजुअली यूज्ड इन बोर्स ऑफ स्पिंडल नोज ऑफ लेद एंड ड्रिलिंग मशीन। जो ड्रिलिंग मशीन, लेद मशीन का जो स्पिंडल होता है उसका बोर्ड में मोर्स टेपर रहता है। जैसे हम लोग ड्रिल लगाते हैं, सेंटर लगाते हैं, रिमर्स लगाते हैं, तब मोर्स टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर MT। मोर्स टेपर MT, इसीलिए हम लोग MT लिखते हैं। ठीक है, तो दे आर अवेलेबल फ्रॉम MT0 टू MT7। टोटल MT0 से MT8 तक अवेलेबल है, MT0 से MT7 तक अवेलेबल है। तो टोटल कितना नंबर है? तो 0 से अगर लिखेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे तो टोटल 8 नंबर है। ठीक है, मोर्स टेपर प्रोवाइडेड ऑन ड्रिल रेंजेस। जो मोर्स टेपर ड्रिल में प्रोवाइड होता है वो होता है MT1 से, ये 1 होगा सॉरी, तो 1 से MT1 से MT5 तक। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर है कि ड्रिल में कितना रेंज से कितना रेंज तक टेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो MT मोर्स टेपर 1 से मोर्स टेपर 5 तक। तो लेकिन जब निमी के हिसाब से अगर देखेंगे तो द नंबर्स ऑफ MT0 टू MT4 आर कॉमनली यूज्ड ऑन ए टेपर सैंक ड्रिल, टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल रिमर्स। जब ऐसे बोल देगा कि टेपर सैंक ऑफ ट्विस्ट ड्रिल और रिमर ऐसे मेंशन कर देगा तब आंसर हो जाएगा MT0 से MT4। लेकिन जब बोल देगा द ड्रिल रेंजेस बिटवीन, ये वाला जब वर्ड, दो वर्ड जब यूज होगा, जब मोर्स टेपर प्रोवाइडेड ऑन ड्रिल रेंजेस बिटवीन, ड्रिल रेंज कितना बोलेगा तब होगा MT1 से MT5। और जब बोलेगा टेपर सैंक ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल रिमर में कितना होगा तब हो जाएगा MT0 से MT4। ठीक है, तो द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोर्स टेपर इज अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका एंगल 3 डिग्री होता है। टेपर पर फुट, जो टेपर पर फुट में होता है वो होता है 5/8 इंच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शायद समझ में आ गया क्या होगा कि जब ड्रिल रेंजेस बताएगा तो ड्रिल रेंजेस MT1 से MT5, और जब ट्विस्ट ड्रिल बताएगा तब बोलेगा, ट्विस्ट ड्रिल बोलने से हम लोगों का आंसर हो जाएगा MT0 से MT4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का अदर नेम क्या है? तो जेनी कैलिपर एक होता है कैलिपर जो डिवाइडर के जैसे होता है। एक जेनी कैलिपर में रहता है, एक डिवाइडर पॉइंट रहता है, डिवाइडर का जैसे एक पॉइंट रहता है और एक बेंट लेग रहता है। ठीक है, तो ये इसका जो साइज होता है, साइज वेरी करता है 150, 200, 250 और 300 mm साइज होता है। और ये जनरल हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई भी सेंटर है, कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब है और इसका सेंटर निकालना है, हम लोग सेंटर नहीं जानते, तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर। कैसे हम लोग निकालते हैं सेंटर? अगर कोई भी जॉब है तो इधर से अगर ये बेंट लेग को लगा देंगे और इधर से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इधर से अगर ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इधर से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इधर से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो ऐसे ऐसे ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, तो ये तो सेंटर निकालने के लिए यूज़ होता है। और होता है एज का साथ पैरेलली लाइन खींचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेनी कैलिपर। ठीक है, और जेनी कैलिपर दो टाइप्स का होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं। एक होता है वेंट लेग और एक होता है हिल टाइप। तो आप लोग सुन लीजिए कि इसका क्या काम है, बेंट लेग और हिल टाइप का। जो बेंट लेग ऑड लेग कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर होता है, वो इनसाइड एज का पैरेलली लाइन खींचता है। और जो हिल टाइप जेनी कैलिपर होता है वो आउटसाइड, जो आउटसाइड एज का साथ पैरेलली लाइन खींचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द फाइंड द
सुटेबल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें सुटेबल नंबर क्या होगा, फोर्थ पोजीशन में। तो फोर्थ पोजीशन में लिखने के लिए क्या नंबर होगा, अगर हम लोग ए बी सी डी को लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम लिखा, इसका नीचे एन ओ पी, फिर से मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका नीचे नीचे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो क्या बोला, ए जेड, मतलब अगर हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये अगर हम लोग देखेंगे तो ए जेड मिल गया, तब बोला क्या बी वाई मिल गया, सी एक्स बोला, सी एक्स भी मिल गया, तो इसका बाद हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। और पांचवा भी तो आप लोग देख सकते ई वी भी आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी होता है, तो ऐसे हम लोगों को एम का बाद से उल्टा लिखना पड़ता, इसका नीचे नीचे लिख देना पड़ता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड समान होता है। अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है, दो साइड समान होता है, ए साइड और ए साइड, ठीक है। तो अगर ए बी सी होगा तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी समान है, ए सी भी समान है, ठीक है, दोनों समान है। और ऐसे भी लिख सकता है, जब वो ट्रायंगल में ए वाला ट्रायंगल होता है, ए वाला जब ट्रायंगल है ए बी सी, जब ए बी और ए सी समान हो जाएगा तब हम लोग लिख सकते हैं बी समान, बी एंगल इक्वल टू सी एंगल, ए एंगल और ए एंगल समान हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो हाइट है इधर से इधर तक ये हाइट हो जाएगा एच। और एक होता है राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, और ए जो एंगल, ए जो साइड होता है ये समान होता है, ठीक है। तो ए बी सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण समान है, मतलब को ए एंगल ए और एंगल सी इज समान, ठीक है। और इसका जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा, हर ट्रायंगल का एरिया हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू आधार इंटू लंब, ठीक है। तो अगर हम लोग को हाइट पता नहीं रहता, इसीलिए हम लोग को अलग एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। वो फॉर्मूला होता है सी बाई 4 डॉट इंटू 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए मतलब होता है इक्वल साइड, ठीक है। इक्वल साइड जो बोला है, जो इक्वल साइड देगा कि ए जो दोनों साइड है इसका लेंथ है इतना, तो अगर 10 होगा। और सी मतलब होता है बेस जो होता है सी इक्वल टू हम लोग बेस को लिखेंगे, बेस का जो वैल्यू दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का दो साइड समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग मैशनिंग। मैशनिंग का टाइम कोई भी कूलेंट का जरूरी नहीं होता, वो कौन सा मेटल है, वो कास्ट आयरन है, ठीक है। और जब एल्यूमिनियम का बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केरोसिन ऑयल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपलिंग व्हिच अलाउज पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्जर एंगल्स। कोई भी एक कपलिंग है जो पावर ट्रांसमिट करता है कोई एक बड़ा एंगल में, बहुत बड़ा एंगल में पावर को ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो कौन सा कपलिंग होता है, ये होता है यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं कि यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग अगर बताएं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल जॉइंट, हुक जॉइंट, यू जॉइंट, कर्टन जॉइंट। इसका दूसरा जो नाम होता है यूनिवर्सल कपलिंग को हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट भी बोल सकते हैं, हुक जॉइंट भी बोल सकते हैं, यू जॉइंट भी बोल सकता है, कर्टन जॉइंट भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक का है। जनरली कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट टुगेदर। जनरली कपलिंग हम लोग यूज करते हैं दो पैरेलल शाफ्ट को एक साथ कनेक्ट करने में, और इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रोटरी मोशन फ्रॉम वन टू अनदर। और
ये ट्रांसफर करता है कि मतलब एक शाफ्ट का रोटरी मोशन दूसरा शाफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कपलिंग करते हैं। तो अब और हम लोग देखेंगे जनरली हम लोग करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल कपलिंग में क्या होता है, हम लोग जो दो शाफ्ट लेता है वो पैरेलल में नहीं रहता, वो इंक्लाइन में रहता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग इज ए जॉइंट और कपलिंग कनेक्टिंग टू रिजिड शाफ्ट। यूनिवर्सल कपलिंग और जॉइंट एक कपलिंग होता है जैसे जिसमें दो रिजिड शाफ्ट हुज एक्सेस आर इंक्लाइन रहता है, ये पैरेलल नहीं रहता। जैसे हम लोग का नॉर्मल कोई अगर बात करेंगे कपलिंग का बात करेंगे तो दो पैरेलल शाफ्ट ऐसे होगा, एक शाफ्ट और एक शाफ्ट, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक शाफ्ट इधर रहेगा और एक शाफ्ट शायद इधर रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, तो यूनिवर्सल ज्वाइंट इज फॉर्म्ड बाय टू यू शेप्ड योक हाफ्स। यूनिवर्सल कपलिंग कैसे फॉर्म होता है, दो यू शेप्ड योक हाफ है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि बाय ज्वाइंट बाय क्रॉस शेप्ड पीस विथ 4 टूनियन बियरिंग। मतलब ये बोल रहा है कि ये दो यू शेप्ड योक हैं और एक क्रॉस है, तो ए कनेक्ट होता है, ए वाला पोर्शन इधर, ए वाला पोर्शन इधर और ए वाला पोर्शन इधर, ए वाला पोर्शन इधर ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक एक आर्म है एक एक बियरिंग रहता है, ट्रूनियन बियरिंग रहता है। तो कभी कभी ट्रूनियन बियरिंग अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा नीडल रोलर बियरिंग रहता है। ठीक है, नीडल रोलर बियरिंग भी रहता है। तो इसमें एक बियरिंग रहता है, इसमें एक बियरिंग, इसमें एक बियरिंग, इसमें एक बियरिंग, तो उसका बाद ये इधर क्रॉस में फिक्स हो जाता है। तो इजीली ये मूव कर सकते हैं। अगर इधर फिक्स हो जाएगा तो ए वाला पोर्शन मतलब ए वाला पोर्शन इजीली ऐसे ऐसे, अगर ए वाला तो पैरेलल रहेगा तो ये इधर भी रहता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, मतलब एटलीस्ट 180 डिग्री में ये मोशन को ट्रांसमिट कर सकता है। 180 डिग्री मतलब बहुत लार्जर एंगल होता है, इसीलिए हम लोग बोला है कि यूनिवर्सल कपलिंग में बहुत बड़ा एंगल में पावर को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। इसमें वर्क सपोर्टिंग डिवाइस कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्पिंडल। ठीक है, तो इधर से भी कुछ इधर से भी क्वेश्चंस आता है, जैसे शायद अब लोगों का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन आया था, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो उधर भी एक क्वेश्चन था, तो इसका बारे में थोड़ा जानना चाहिए वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले अगर बात करेंगे टूल होल्डिंग डिवाइस, मतलब टूल को क्या कौन होल्ड कर सकता है, तो टूल पोस्ट होल्ड कर सकता है, आर्बर होल्ड कर सकता है, स्पिंडल होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में दे देगा टूल होल्डिंग डिवाइस, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी ये क्वेश्चन आया था, तो टूल होल्डिंग डिवाइस कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो इसमें 3 था। ठीक है, टूल पोस्ट भी है, आर्बर भी है, स्पिंडल भी है। और हम देखेंगे वर्क सपोर्टिंग डिवाइस, वर्क सपोर्टिंग मतलब वर्क को सपोर्ट करता है। कौन सा डिवाइस, चक भी सपोर्ट करता है, फेस प्लेट सपोर्ट करता है, फिक्सचर सपोर्ट करता है, स्टेडी रेस्ट सपोर्ट करता है, कैच प्लेट सपोर्ट करता है। ठीक है, और वर्क होल्डिंग मतलब वर्क को होल्ड करता है कौन कौन, लेथ सेंटर होल्ड करता है, जैसे हाफ सेंटर होता है, बॉल सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, लाइव सेंटर, ये सब जो सेंटर होता है वो वर्क को होल्ड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड इज मेड अप। तो हम लोग को जानना है कि स्पॉट वेल्डिंग क्या है। तो जनरल स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड का टिप होता है वो कॉपर का बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर। तो स्पॉट वेल्डिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए, स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है। बोल रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग को रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग भी बोलता है। कभी कभी ए भी लिखा रहता है कि RSW, तो RSW का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एक होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस,
वेल्डिंग यूज टू वेल्ड वेरियस सीट मेटल, जो सीट मेटल प्रोडक्ट्स होता है उसको ज्वाइनिंग करने में, वेल्डिंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग थ्रू ए प्रोसेस इन विच कॉन्ट्रैक्टिंग मेटल सरफेस पॉइंट्स आर ज्वाइंट। इसमें मेटल सरफेस पॉइंट को हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, बाय द हीट ऑब्टेन फ्रॉम रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस होने का कारण जो हीट उत्पन्न होता है वो हीट से हम लोगों को मेटल गल जाता है, उसके बाद वेल्डिंग होता है। टाइपिकली द रेंज ऑफ द सीट और साइज ऑफ द सीट 0.5 mm से 3 mm, ठीक है। और इंच में अगर देखेंगे तो 0.02 इंच से 0.118 इंच, ठीक है। तो इस जनरली स्पॉट वेल्डिंग कहाँ यूज़ होता है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग यूज़ होता है ऑटोमोबाइल पर्पस में, ठीक है। उसका जो बॉडी है, बॉडी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, तो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, ये बोल रहा है कि 2 से 4 मतलब क्या डिफरेंस है, 2 से 4 मतलब डिफरेंस है 2, ठीक है। 4 से 10 डिफरेंस है 6, 10 से 28 मतलब डिफरेंस है 18, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, 2 से 3 गुना होके इधर 6 हो रहा है, 6 से 8 गुना होके 18 हो रहा है। तो 18 से अगर जब 3 गुना हो जाएगा तब हो जाएगा 54, तो 54 का साथ अगर 28 ऐड हो जाएगा तब हो जाएगा 12, तो 82 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82। आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर है 82, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ, SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, फुल फॉर्म आता है स्टैंडर्ड वायर गेज का। तो इस मेज़र करते हैं थिकनेस ऑफ द सीट और जो साइज ऑफ द वायर, वायर का साइज लेने के लिए और थिकनेस, सीट मेटल का थिकनेस मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड विथ गेज यूज़ करते हैं। तो एक मेटल डिस्क का होता है, इसमें टोटल रेंज होता है 0 to 36, 0 to 30 में टोटल 37 होल होता है। तो इसमें जो 0 होता है सबसे ज़्यादा बड़ा होल होता है, 0 से जब आगे बढ़ता है तब होल का साइज भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, जो भारत में श्वेत क्रांति है वो और एक किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलता है ऑपरेशन मिल्क, ठीक है। तो जीके से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टू कार्ट ए राइट हैंड थ्रेड द स्पिंडल एंड लीड स्क्रू रोटेट्स इन, जो राइट हैंड हम लोग थ्रेड करते हैं तो स्पिंडल और लीड स्क्रू सेम डायरेक्शन में घूमता है, जब हम लोग लेफ्ट हैंड थ्रेड करते हैं तो स्पिंडल और लीड स्क्रू अलग डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो दोनों क्लॉकवाइज घूमता है राइट हैंड का थ्रेड काटने के लिए, ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 100 कैट किल्स 100 माइस इन 100 डेज, अगर 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा को मार सकता है, तो 4 बिल्ली 4 चूहा को कितना दिन में मारेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप लोग ट्रिक्स नहीं लगाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सॉल्व करने में। तो मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, जो होता है M1 D1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाय W2। ये वाला फॉर्मूला जब आप लोग पुट कर दोगे तो 5 विदिन 1 मिनट में आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो M1 मतलब होता है कि कितना जोन है, मतलब कितना है, तो बिल्ली कितना है 100 है। D1 मतलब कितना दिन है, तो 100 है। और वर्क मतलब वो 100 चूहा को मतलब 100 चूहा को मार रहा है, तो इसीलिए जो वर्क कितना कर रहा है, तो 100 चूहा कर रहा है, ठीक है, चूहा को मार रहा है तो 100 वर्क हो रहा है। और हम लोग इधर देखेंगे M2 4 बिल्ली है, कितना दिन लगा रहा है वो जानना है, तो 1 होगा। और जो कितना चूहा को मार रहा है वर्क कर रहा है, तो वर्क हो रहा है 4। तो इसको अगर सही से लिखेंगे तो 100 into 100 बाय 100 इज इक्वल टू 4 into x बाई 4। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, अगर काटेंगे तो ये काट जाएगा, ये काट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्मूला है M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2।
वो वाला फॉर्मूला भी आप लोग पुट कर दीजिए। शायद आप लोग को ये वाला फॉर्मूला पता नहीं, इसीलिए आप लोग बहुत बड़ा इक्वेशन बना के शायद आप लोग सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का भी यूनिट होता है जूल। तो और भी पूछता है कि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हीट का ऐसा यूनिट भी होता है जूल। न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन का फॉर्म यूनिट। ठीक है, और अगर वाट के बारे में बात करेंगे तो वाट होता है पावर का यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का बोले टुडे इज वरुण's बर्थडे 1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago. How old is वरुण today? वरुण का आज बर्थडे है, तो 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद उसका जो एज होगा उसका 12 साल पहले जो एज था उसका डबल हो जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले अगर लिखेंगे कि वरुण का बर्थडे आज, तो टुडे वरुण एज एक्स। ठीक है, 1 year फ्रॉम मतलब आज से 1 साल बाद, मतलब आज अगर x ईयर होगा तो आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद 1 year लेटर हो जाएगा x+1, क्योंकि आज अगर 1 साल उम्र है, 1 साल बाद हो जाएगा 1+1 मतलब 2 हो जाएगा। वैसे ही x अगर आज है तो अगला साल x+1 हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? बोल रहा है कि he will be twice as old as he was 12 years ago, मतलब उसका वर्तमान एज हम लोगों को जो भी कैलकुलेशन करना पड़ता कि आप बोलता है कि आगे फ्यूचर एज, इससे 5 साल अगर आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान एज के साथ हम लोग ऐड करेंगे। अगर बोलेंगे कि 12 साल पीछे, मतलब पीछे उसका आगे, मतलब पहले उसका क्या एज था, तब हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान एज से माइनस करेंगे। तो बोला आज से 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद क्या बोल रहा है? आज से 12 साल पहले, तो 12 साल पहले को क्या करेंगे? 12 साल पहले माना चाहिए टुडे एक्स है, तो 12 ईयर्स एगो, 12 ईयर्स एगो क्या होगा? x-12 हो जाएगा, क्योंकि आज अगर x ईयर्स मेरा आज अगर उम्र 22 साल है तो 12 साल पहले क्या हो जाएगा? 22 - 12, सब ऐसे है, 22 का जगह मैंने x लिख दिया। तो बोल रहा इस इक्वेशन में क्या बोला कि तो 2 इक्वेशन आ गया, एक x+1 आया और है x+x-12 आया। ठीक है, 2 इक्वेशन। और क्या बोला कि 1 साल बाद उसका जो एज हुआ है वो 12 साल पहले उसका जो एज था उसका डबल हो जाएगा, मतलब 12 साल पहले इसका एज था तो उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। इधर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका डबल जो एज है इसका साथ समान है। ठीक है, क्योंकि वो बोल दिया कि 1 साल बाद उसका जो एज होगा वो 12 साल पहले जो एज था उसका डबल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। x+1 2 × x-12, तो x+1 2x-24। तो अगर हम लोग 2x-24 को इधर लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 24, x+1, सिर्फ इसको उल्टा कर दो, कुछ नहीं। तो 2x - x, इधर एक x को इधर लाए और 24 को उधर लेके गए, 1 + 24, तो x = 25। ठीक है, तो x मतलब लिया था वर्तमान एज, तो वर्तमान एज कितना है? x = 25। तो आप लोगों को आंसर आ गया। अगर आप लोग ऐसे भी हिसाब कर सकते हैं, नॉर्मली ऑप्शन दे के हिसाब कर सकते हैं। 25 मतलब अगर 25 हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो सॉल्व करने के बजाय क्या करेगा कि ऑप्शन टेस्ट कर लेगा। अगर हम लोग वर्तमान एज 25 रखेंगे तो 1 साल पहले उसका क्या एज हो जाएगा? 25 + 1 मतलब 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 26 हो जाएगा मतलब अगला साल, और बोल रहा है वर्तमान एज से 12 साल पहले, 12 साल पहले क्या हो जाएगा? 13। तो आप लोग देख सकते हैं
उसका 12 साल पहले एज था 13, अब 1 साल बाद उसका एज होगा 26, मतलब दोनों डबल है ना, तो इसीलिए बोल रहा है। तो इसीलिए 13 था, इसीलिए डबल करने के लिए इसको 2 से गुना किया था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक कर लेना ये सब जब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन एंगेज एंड डिसएंगेज कनेक्शन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ए शाफ्ट और गियर्स और पुली माउंटेड ऑन देम ऑन वन लाइन। जब भी क्वेश्चन में बोल देगा कि कोई भी शाफ्ट, दोनों शाफ्ट को एंगेज करना पड़ेगा और डिसएंगेज करना पड़ेगा कोई भी असेंबली में, तब हम लोग यूज़ करते हैं क्लच। और कभी कभी क्वेश्चन दे देता कि ग्रेजुअली मैनर में हम लोगों को जब कोई भी चीज़ को स्टॉप करना पड़ता, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्लच यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लच का मेन पर्पस एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग बिटवीन टू असेंबली शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट का मेन काम क्या है, टू एंगेज और डिसएंगेज द शाफ्ट्स। ठीक है, इन एन असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल whose radius is 14 and length of the arc is 28 सेंटीमीटर। तो इधर क्या बोल रहा है कि एक सेक्टर है, मतलब एक सेक्टर मतलब क्या है, एक सर्किल है कि इधर से इधर एक पोर्शन ऐसे काट लेगा, कि अगर से इधर से सेम राउंड, मतलब जो इसका रेडियस है इधर से इधर तक अगर काट लेगा तो उसका भी जो सर्कल हो जाएगा वो देखने में कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, होगा ना। तो ये जो पोर्शन निकाल के आ जाएगा ना, इसको बोलता है सेक्टर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर बोला तो ऐसे सर्किल है, हुज रेडियस मतलब ये वाला रेडियस है 14, मतलब इधर से इधर भी 14 हो जाएगा, हम लोग ऐसे ही देख लेंगे। और बोल लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क अगर ए बी सी, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब होता है कि ए सी 28, बी सी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ही रेडियस से हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला है सेक्टर निकलने का जो फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला, जब आर्क लेंथ दे देता है तब होता है रेडियस इंटू आर्क लेंथ बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला पे जब भी आप लोग पुट कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। जैसे रेडियस 14 है और लेंथ आर्क लेंथ 28 है, डिवाइड बाय 2, तो जब करेंगे 14 आ जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को एसएमएस करना। ठीक है, और व्हाट्सएप में मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ज़रूर सॉल्व करके आप लोगों को दे दूँगा। तो बोल रहे हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, द कटिंग स्पीड फॉर स्ट्रोक लेंथ ऑफ 610 mm एट 30 स्ट्रोक्स पर मिनट इज़। ये सेपर का क्वेश्चन है, तो ये मैशिनिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैं टेस्ट पेपर बनाया था, इसमें मैशिनिस्ट टर्नर फिटर का काफ़ी सारा क्वेश्चन था। मैशिनिस्ट का स्लॉटर से क्वेश्चन था, सेपिंग से, सेपर से क्वेश्चन था। तो काटिंग बोल रहा है कि काटिंग स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक लेंथ 610 mm और स्ट्रोक्स पर मिनट 30 स्ट्रोक्स पर मिनट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे सेपर का फॉर्मूला काटिंग स्पीड निकालने का, सी एस इक्वल टू एन एल 1 प्लस एम बाय 1000 कैस क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि जो आपका जो स्ट्रोक लेंथ है, वो जो सेपर का जो स्ट्रोक लेंथ है वो मिलीमीटर में है। तो काटिंग स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मीटर पर मिनट, तो मिलीमीटर को मीटर पे बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो इसके यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट। तो एन का मतलब होता है स्ट्रोक्स पर मिनट, स्ट्रोक्स पर मिनट। एल का मतलब है स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, एम का मतलब रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक एंड कटिंग स्ट्रोक। ठीक है,
तो रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक का रेशियो जो होता है 2/3, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला जो था CS इक्वल टू NL 1 प्लस M/1000। तो N का मतलब 30, L का मतलब 610 1/2/3 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो 1000 को मैं ऐसे काट सकता 1010। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँगा, नेक्स्ट लाइन में तो NL 1 प्लस तो हम लोग लिख सकता है कि CS इक्वल टू NL 1 प्लस M/1000। तो N इज इक्वल टू 30, L इज इक्वल टू 610 1 प्लस 2/3/1000, 1010 कट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ 3 × 61 1 प्लस 2/3, मतलब जब हम लोग एलसीएम करेंगे तब हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, और 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे तो ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, 3 × 61 × 5/30, 5 × 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 से जब काटेंगे 61 को 30.5, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं है तो आप लोग जो फॉर्मूला दिया हूँ कैसे पुट करना दिखा दिया, तो उधर से आप लोग डाल दीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इसरो पेपर से कलेक्ट किया हूँ, इसरो में जो एक बार नहीं 2-3 बार आया है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का हार्डनेस क्या है? स्लिप गेज का हार्डनेस है 63 HRC। HRC मतलब हार्डनेस रॉक ऑयल, ठीक है, हार्डनेस रॉक ऑयल। तो 63 HRC, जैसे हम लोगों का होता है फाइल का होता है 60 HRC। जो HSS टूल होता है, काटर होता है, HSS काटर का जो हार्डनेस होता है, HSS काटर का हार्डनेस होता है 62 HRC, ठीक है, ओके। और कुछ और तो स्लिप गेज का होता है 63 HRC, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, DCBA WXYZ JKLM, मतलब हम लोग जानते हैं कि ये जो रीजनिंग है इसका साथ ए रिलेशन है, हम लोग जानते नहीं है, हम लोगों को देखना पड़ेगा। W के साथ Y, D का साथ W रिलेशन है, D का साथ W रिलेटेड है, C का साथ X, B का साथ Y, A का साथ Z। कैसे है तो मैं पिछला भी मतलब पहले ही मैं दिखा दिया था कैसे लिखना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इधर क्या बोल रहा है कि DCBA मतलब उल्टा से लिखा है, तो इधर क्या दिया WXYZ उल्टा से भी लिखा, मतलब इसका जो नीचे नीचे संख्या आया है, इसका जो नीचे नीचे लेटर आया है वो लिख दिया। तो ऐसे जैसे है JKLM, मतलब जे कहाँ गया, IJ, ये जे है, ये जे है, तो JKLM अगर हम लोग लिखेंगे तो जे का नीचे क्या है, Q है, P है, ON, तो इसका आंसर हो जाएगा QPON, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग कॉपी में फेस करके लिखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसका जो नीचे नीचे उस लेटर है उसका
वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव। नेचुरल कौन सा एब्रेसिव प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड प्राकृतिक नहीं होता, ये होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। प्राकृतिक कौन सा होता है? डायमंड, इमेरी, कार्बोडेंडम, ठीक है। तो ये सब व्हील्स में यूज़ होता है, जैसे लैपिंग एब्रेसिव, लैपिंग के लिए ये सब एब्रेसिव यूज़ होता है। जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं तब भी ये सब एब्रेसिव हम लोग यूज़ करते हैं। तो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द एंगल ऑफ मेट्रिक ट्रेपेजोइडल थ्रेड। मेट्रिक ट्रेपेजोइडल थ्रेड जो होता है उसका एंगल क्या होता है? उसका एंगल होता है 30 डिग्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 डिग्री एंगल होता है बटरस थ्रेड का, एक साइड टोटली वर्टिकल होता है और एक साइड होता है 45 डिग्री। जो सॉटूथ थ्रेड होता है उसका दो एंगल होता है, एक होता है 3 और एक होता है 30 डिग्री, ठीक है। मेट्रिक थ्रेड का होता है 60 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड का 90 डिग्री, बी थ्रेड का होता है 47.5 डिग्री, BSP, BSW, BSF, BT स्टैंडर्ड पाइप, BT स्टैंडर्ड विथ और BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का होता है 55 डिग्री, ठीक है। और एक्मी थ्रेड का होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाय डैश माइक्रोमीटर। जब होल का डायमीटर चेक करने के लिए बोलेगा, एक होल का डायमीटर, इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इनसाइड माइक्रोमीटर आप लोग देख सकते हैं आंसर है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का अगर लिस्ट काउंट पूछेगा तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm, ठीक है। तो वर्नियर में पूछेगा तो हो जाएगा 0.001 mm। अगर इंच में पूछेगा तो हो जाएगा 0.0001 इंच, ठीक है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2-3 वर्ड, जैसे हम लोग को स्पेसिंग कॉलर यूज़ करना पड़ता है, स्पेसिंग कॉलर, ठीक है। तो ये इनसाइड माइक्रोमीटर के लिए यूज़ होता है। और एक्सटेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ए सेपर। सेपर मशीन का कौन सा पार्ट नहीं है? तो सेपर मशीन का पार्ट होता है क्लैपर बॉक्स होता है, रैम होता है, टूल हेड होता है, ठीक है। लेकिन क्रॉस स्लाइड नहीं होता है। क्रॉस स्लाइड होता है लेद मशीन का क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, ठीक है। तो सेपर मशीन के लिए मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन स्लॉटिंग मशीन इज टू। स्लॉटिंग मशीन सेपर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज़ होता है। तो क्वेश्चन में आता है कौन सा मशीन में यूज़ होता है? सेपर मशीन में भी यूज़ होता है और स्लॉटर मशीन में भी यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो उद्देश्य होता है रिड्यूस आइडियल टाइम हैविंग फास्टर आइडियल स्टॉक। तो रिड्यूस कम समय में तेज़ी से निष्क्रिय स्टॉक होने के कम करें, ठीक है। मतलब जब हम लोग काटिंग स्टॉक में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब लौट के आता है तब हम लोग को कम टाइम लगना चाहिए। तो टोटल जो मशीनिंग ऑपरेशन का टाइम होगा कम होगा। नहीं तो अगर जैसे हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड स्टॉक और बैकवर्ड स्टॉक में माने जो रेशियो होता है 3:2, तो ये अगर 3 मिनट लगेगा तो ये 2 मिनट लगता है। अगर ये भी 3 मिनट लग जाता तो मशीनिंग ऑपरेशन में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कार बैटरीज कॉन्टेंट्स। कार बैटरी क्या कंटेंट करता है? कार बैटरी के अंदर क्या रहता है? H2SO4 रहता है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सूटेबल नंबर्स एट द इंट्रोगेटिव जो मार्क है ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मतलब ये जगह में और क्या बैठेगा? तो 1 2 मतलब 1 डिफरेंस है, 2 से 4 3 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 4 से 7 3 डिफरेंस है, इधर 4 डिफरेंस है। मतलब 1 2 3 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो 11 के साथ अगर हम लोग 4 हो गया, 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16।
16 का अगर देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, तो 5 ऐड किया तो 16 के साथ अगर 6 ऐड कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 ऑप्शन में है, तो हम लोग का आंसर 16 इधर बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ड्रिलिंग मशीन इज हैविंग नंबर ऑफ ड्रिलिंग हेड्स दैट मशीन इज नोन एज, कोई भी एक ड्रिलिंग मशीन का अगर बहुत सारे ड्रिलिंग हेड होता है, उस मशीन का नाम क्या है? उस मशीन का नाम होता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि मल्टी स्पिंडल जैसे रहता है, मतलब उसका ड्रिलिंग हेड भी अलग अलग होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ न्यूमेट्रिक्स डील्स विद द सिस्टम ऑपरेटेड विथ, जो स्टडी ऑफ न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग क्या मतलब किस रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं? तो ये जो होता है एयर, कॉम्प्रेस्ड एयर, ठीक है, और जो हाइड्रोलिक्स होता है कॉम्प्रेस्ड ऑयल। ठीक है, तो दोनों पार्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ ए थ्रेडेड स्पिंडल विथ ए पिच ऑफ, मेट्रिक जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है तो उसका थ्रेडेड स्पिंडल होता है, तो उसका जो पिच होता है वो होता है 0.5 mm। ठीक है, और उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। कैसे हो गया? तो इसका जो पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन थिम्बल जब भी कर देंगे तो इसका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डिवाइडिंग ऑफ एजेस ऑफ होल, कौन सा स्क्रैपर यूज़ करते हैं हम लोग जब कोई भी स्मॉल डायमीटर होल को स्क्रैप करने के लिए, और जो कोई भी होल का डिवाइडिंग मतलब बार्स जैसे रहता है, जो अनवांटेड चिप्स रहता है, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज़ करते हैं। जब स्मॉल होल बोल देगा और जो डिवाइडिंग ऑफ मतलब होल एजेस जब बोल देगा तो आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ठीक है, तो बुल नोज स्क्रैपर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे लार्ज बियरिंग सरफेस रहता है, उधर हम लोग कार्व सरफेस रहता है, उधर हम लोग स्क्रैपिंग करने के लिए बुल नोज स्क्रैपर यूज़ करते हैं। फ्लैट स्क्रैपर कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लैट स्क्रैपर जैसे फ्लैट सरफेस रहता है उधर फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टॉर्क इज़ मेजर्ड इन एसआई यूनिट, टॉर्क को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं यूनिट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ ना, इधर से क्वेश्चन आएगा। अगर इसरो में देखेंगे कोई भी एनसीएल में है तो टॉर्क का मैं यूनिट बता दे, जब किसी को यूनिट पता रहेगा तो उसको उस मैथ इधर से अगर मैथ भी आ जाएगा तो वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो टॉर्क का यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का अगर क्वेश्चन में दे देगा कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन और डिस्टेंस 20 मीटर, तो इसका टॉर्क क्या है? तो क्वेश्चन में आ सकता है। तो दोनों का अगर गुना कर देंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब 5 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर, 100 न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो गुना होकर न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट भी न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स, कोई भी मशीन टूल्स जैसे हम लोग को लेद मशीन होता है तो उसको कौन सा मशीन का प्रॉपर्टी होता है, वह एबिलिटी कर सकता है, एबल कर सकता है रिड्यूस वाइब्रेशन को कम कर सकता है, और टूल चैटरिंग जो आवाज़ होता है उसको कम कर सकता है, वो ग्रे कास्ट आयरन कर सकता है, ग्रे कास्ट आयरन हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग लेद बेड को ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं, वो हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि कास्टिंग मेथड यूज टू मेक डेंटल रिस्टोरेशन इज, कौन सा कास्टिंग मेथड यूज़ होता है दांत को पुनरुद्धार करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए? तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, पेंट जब हम लोग रंग बनाते हैं ना, पेंट बनाते हैं, तो कौन सा मेटल हम लोग यूज़ करते हैं? तो मेटल नहीं है, मेटल है, वो नॉन फेरस मेटल है। तो कौन सा मेटल? वो हम लोग यूज़ करते हैं, लीड को यूज़ करते हैं। लीड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। लीड कहाँ का यूज़ होता है? जहाँ बेबिड मेटल बोलते हैं जिसको, बेबिड मेटल, जिसमें कॉम्पोजिशन रहता है लीड, टीन, कॉपर, एंटीमनी, जो एंटीफ्रिक्शन बियरिंग के लिए कभी कभी यूज़ होता है। ठीक है, तो लीड बहुत ज़्यादा कोरोशन रेजिस्टेंस मेटल है। ठीक है, तो कोरोशन रेजिस्टेंस मेटल के लिए हम लोग लीड को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्ट इन व्हिच ईयर? भारत की नवीनतम जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कौन सा वर्ष, मतलब लेटेस्ट मतलब कौन सा साल हम लोग लास्ट जनगणना किया था? तो हम लोग 2011 में किया था। फिर से हम लोग करेंगे। जो सेंसस मतलब जनगणना होता है वो 10 साल बाद होता है, तो फिर 2021 में होगा। ठीक है, तो जब 2021 साल आ जाएगा तो फिर से हम लोग का जनगणना नया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टीग वेल्डिंग कॉमनली गैस यूज? कौन सा गैस टीग वेल्डिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? टीग वेल्डिंग का फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस। तो इसके लिए हम लोग कौन सा गैस जनरली यूज़ करते हैं? आर्गन गैस को यूज़ करते हैं। तो कभी कभी हम लोग हीलियम भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में जब दोनों रहेगा तो आर्गन आंसर हो जाएगा। आर्गन इज़ द प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो एक टीग वेल्डिंग हम लोग एल्यूमिनियम को ज्वाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम शीट को, AL को। ठीक है, एल्यूमिनियम शीट को ज्वाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बोल्ट्स यूज फॉर इंस्टॉलिंग ए मशीन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड? कौन सा बोल्ट यूज़ होता है जब कोई भी मशीन को ग्राउंड का साथ फास्टन करना पड़ता, बांधना पड़ता कि इंस्टॉल करना पड़ता? तो कौन सा बोल्ट यूज़ होता है? फाउंडेशन बोल्ट यूज़ होता है। जो फाउंड करता है फ्लोर का साथ उसको फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग रैक बोल्ट होता है, आई बोल्ट होता है, ठीक है, क्वार्टर बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स इज़ 5:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताया हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। अगर तुम लोग सॉल्व करने जाओगे एटलीस्ट 5 मिनट तुमको लग जाएगा। कंपटीशन लेवल में 5 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, बहुत ही ईजी है। जब भी बोल देगा कि रेडियस, कोई भी दोनों सर्कल का रेडियस दे दिया रेशियो में और इसका एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तब हम लोग सिर्फ इन दोनों को स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर कर देना। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 25:16 आ जाएगा। कोई भी दो सर्कल है, ये दो सर्कल है, इसका अगर रेडियस बोल देगा तो रेडियस का अगर रेशियो बोल देगा तो उसका अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो इन दोनों को स्क्वायर कर देना, रेडियस का स्क्वायर कर देना। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कर देना, AR स्क्वायर A भी R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आज इतना तक ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दूंगा। बोला कि हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया? इंडिया में कौन फर्स्ट नोबेल प्राइज जीता था? तो विनर था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पहले नोबेल प्राइज जीता था। आज था टोटल 40 क्वेश्चन। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड भी चेंज होगा, मैं बाहर हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मेरा क्या क्या इतना दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है, ये जो NCL मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन का वीडियो है, तो मैं कल ही देना चाहिए था, लेकिन मैं काम में थोड़ा बिजी था इसलिए दे नहीं पाया। तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे मैं कोशिश करके वीडियो बनाऊँ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता दिया, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा मैथ का सॉल्यूशन बताऊंगा और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।